Assalamu alaikum dear students, welcome to the course of Psychological Testing and Measurement. I am here your course instructor Nazia Yaqub. Our today's lecture is about scorer reliability. Topics that we will learn in today's lecture include scorer reliability, rater consistency, ways of obtaining scorer reliability, speed test, power test, measurement of reliability for power and speed test, and at the end there will be references. Scorer reliability. It refers to the consistency with which different people who score the same test agree. मीन अगर कोई भी एक स्केल है उसके ऊपर डिफरेंट पीपल्स जो हैं वो स्कोर कंडक्ट कर रहे हैं, उनका स्कोर सेम सेम आ रहा है और वो उस चीज़ एक ही कॉन्स्ट्रक्ट से रेलिवेंट वो एक स्केल को जब फिल कर रहे हैं तो वो उस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं. स्कोर रिलायबिलिटी इज आल्सो नाउन एज इंटर रेटर रिलायबिलिटी. इसे हम ये भी कहते हैं कि ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी है. फॉर अ टेस्ट विद अ डेफिनेट आंसर की स्कोर रिलायबिलिटी इज ऑफ negligible concern when the subject responds with his own words, handwriting, and organization of subject matter. ऐसी स्टडीज जिनके अंदर हमारे पास कोई ऐसा स्केल होता है या वो स्केल जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक आंसर की के अकॉर्डिंग जो है वो स्कोरिंग करते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास स्कोर रिलायबिलिटी है वो नेग्लिजिबल कंसर्न होता है. यानी कि हमारे पास दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा जो स्केल है उसके अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जो पार्टिसिपेंट है या रिस्पोंडेंट्स हैं वो वर्ड्स की फॉर्म में दे, हैंड रिटन दे या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे. वहाँ पे हमारे पास टिक करने वाला ऑप्शन नहीं होता. जहाँ पे हमारे पास टिक करने वाला ऑप्शन है या हमारे पास डायकोटोमस क्वेश्चनर है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, या रेटिंग स्केल है, वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड हो जाती है स्कोरिंग. ऐसी कंडीशन में बेसिकली स्कोर रिलायबिलिटी ये चीज़ है कि एक पर्सन ने एक स्केल के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, दूसरे डिफरेंट पर्सन ने रिस्पॉन्स दिया और दोनों को नहीं पता कि हम एक ही स्केल को अप्लाई कर रहे हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट. जब इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मिलता जुलता स्कोर किसी एक स्केल के ऊपर करते हैं उसे हम स्कोर रिलायबिलिटी कहते हैं. यानी कि जिस पर्सन ने स्कोर हासिल करना होता है, स्कोर के अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि इस स्केल की स्कोर रिलायबिलिटी ये है. इस पर्सन ए ने भी इसका स्कोर जो है वो राउंड अबाउट 50 हासिल किया है और पर्सन बी ने भी राउंड अबाउट 50 हासिल किया, यानी कि एक का 48 49 आ जाए, दूसरे के 50 आ जाए, तो ये हम कहते हैं स्कोर रिलायबिलिटी की कंडीशन है. स्कोर रिलायबिलिटी आल्सो कॉल्ड इंटर कोडर रिलायबिलिटी, इंटर जज रिलायबिलिटी, इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी एंड इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी. ये सारे एक ही के नाम हैं. Scorer reliability, however, the participation या preconception of different raters produce different scores for the same test from one rater to another. रेटर कहते हैं एक पर्सन जिसने रेट किया हो, जिसने स्केल्स के ऊपर रेटिंग स्केल कोई है 1 2 3 फॉर्म के अंदर उसका आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो वो रेट करना होता है. रेटर जिसने उसके अंदर रिस्पॉन्स शो किया हो. दैट इज द टेस्ट शोज स्कोरर और रेटर अनरिलायबिलिटी. अगर हमारे पास ये चीज़ हो कि डिफरेंट स्कोर प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट रेटर्स, एक पर्सन, हमने पिछले में बात की कि एक पर्सन ने और दूसरे पर्सन ए एंड पर्सन बी बोथ आर स्कोरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, तो ये स्कोर रिलायबिलिटी है इसके अंदर मौजूद है. अगर पर्सन ए का स्कोर 10 है, पर्सन बी का स्कोर 50 आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इंटर स्कोर रिलायबिलिटी या स्कोर रिलायबिलिटी की कमी है और या वो स्केल जो है वो अनरिलायबल है. इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की ना हो, यानी कि रेटिंग स्केल ना हो या हमारे पास हाँ या नहीं में एग्जैक्टली हमें रिस्पॉन्सेस का ना हम स्कोरिंग इस तरह से ना कर रहे हों बल्कि उसके अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देना हो, अ स्कोरर्स इवेल्युएशन में डिफर फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम एंड फ्रॉम दोज ऑफ इक्वली रिस्पेक्टेड इवेल्युएटर्स. तो उसमें एक से दूसरे पर्सन की तरफ जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, एनालाइज कर रहे हैं, बीइंग आप सब्जेक्टिव कोई स्कोर ले रहे हैं, स्केल ले रहे हैं, उसकी जब इंटरप्रिटेशन करनी होती है तो वहाँ पे जो एक ऑब्जर्वर होता है या साइकोलॉजिस्ट जिसने या रिसर्चर जिसने उस चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है, उसकी पर्सनल वैल्यूज़ भी उसके अंदर इवेल्युएशन के प्रोसेस के अंदर इफेक्ट हो रही होती हैं.
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, टेस्ट दैट परमिट ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग आर प्रेफर्ड। बाकी चीज़ें सेम ही रहें, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि स्कोर्स ऐसे स्केल्स को यूज़ किया जाए जिनके अंदर स्कोर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। वहाँ पे इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करना या स्कोरर रिलायबिलिटी फाइंड आउट करना आसान होता है, और उनकी रिलायबिलिटी हमेशा ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव टेस्ट जिसके अंदर पर्सन ने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या स्टोरीज की फॉर्म में रिस्पॉन्सेज देने हों। इन टेस्ट स्कोर्स दैट आर ऑब्टेन्ड सब्जेक्टिवली, ऐसे टेस्ट स्कोर जिनमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, सच एज रेटिंग ऑफ कंपोजिशन और ऑर्डर इंटरव्यूज, अ सोर्स ऑफ एरर इज इनकंसिस्टेंसी इन दीज रेटिंग्स। उन रेटिंग्स के अंदर क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी हमारे पास ज़्यादा होती है। किसी भी एक पर्सन से हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज कुछ डिफरेंट होंगे, पर्सन बी से करते हैं तो उसके रिस्पॉन्सेज कुछ डिफरेंट होंगे, तो उसका एनालिसिस जो है वो डिफरेंट आएगा। हमारे पास ओवरऑल जो हम स्कोर कंडक्ट लेके आएंगे, हमारे पास जो स्कोर आएगा वो डिफरेंट होगा दोनों का टोटली। इन द केस ऑफ अ सिंगल रेटर, we need to be concerned about the consistency within that individual's rating or with intra-rater reliability। अगर हमने एक ही पर्सन के ऊपर स्केल को दोबारा अप्लाई करना है तो उसको हम इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी कहेंगे। वहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इंडिविजुअल की जो रेटिंग है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी कि हमने एक ही पर्सन को लिया, पर्सन ए से ही हमने 2 दफ़ा सेम क्वेश्चनियर फिल करवा लिया। हमने एक मॉर्निंग में करवा लिया एक दफ़ा और एक दफ़ा इवनिंग में करवा लिया, या आज करवा लिया है कल करवा लें, या 1 वीक के डिफरेंस से करवा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जब उसका फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट के दरमियान जो स्कोर्स के अंदर रिलेशनशिप होगा वो इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी कहलाएगा। When there are several different raters, जब ज़्यादा raters होते हैं, we want to examine the consistency across raters और intra-rater reliability। तो हमें अपनी consistency जो है raters के across जो है उसे examine करना पड़ता है। inter-rater और intra-rater दोनों को देखना पड़ता है। inter-rater तब होगा जब एक से ज़्यादा होंगे rater, और intra-rater जब एक ही individual के ऊपर दोबारा से test apply होगा। In both cases, the primary causes of inconsistency will be either the application of different rating criteria to different samples or to consistent application of the rating criteria to different samples। दोनों सूरतों में क्या होगा कि हमारे पास जो प्राइमरी कॉज है इनकंसिस्टेंसी की, अगर रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट आते हैं तो वो क्या हो सकती हैं, ईदर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रेटिंग स्केल क्राइटेरिया टू डिफरेंट सैंपल। हमने जो अप्लाई किए हैं स्केल, उनका क्राइटेरिया दोनों स्केल्स के दोनों सैंपल्स के ऊपर जब हमने अप्लाई किया तो डिफरेंट था। पहले हो सकता है हमारी इंस्ट्रक्शंस कुछ और हों, बाद में उसी सैंपल पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और है, या किसी दूसरे पे कर रहे हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन सेम नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द रेटिंग क्राइटेरिया टू डिफरेंट सैंपल मे कॉज इनकंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स। यानी कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं या एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम नहीं है, जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आपने पहली दफ़ा दी एक ग्रुप को दी हैं, सेम उस तरह से अगर आप दूसरे को देते हैं तो वो बेहतर होगा। उसमें आपके पास स्कोर इसकी रिलायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा अच्छी आएगी एज़ कम्पेयर टू द कंडीशन के एक को जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं गाइड, आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया, दूसरे को आपने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, या आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बदल गया। आपने पहले उर्दू में एक्सप्लेन किया था लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन को, अब आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये जो है चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपकी स्कोरिंग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। यहाँ पे हमारी स्कोरर रिलायबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी फैक्टर्स इंट्रोड्यूसिंग इनकंसिस्टेंसी। किस तरह से, सीक्वेंस ऑफ पेइंग अटेंशन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर। जब हमारे पास इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी होती है उसमें ये फैक्टर्स जो है इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है कि किसी भी स्केल के ऊपर जो है वो अटेंशन पे करने में जो सीक्वेंस है उस पर्सन का, वो एरर कॉज कर सकता है। सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट पर्सन, पहले पर्सन से आखिरी पर्सन तक अगर हम स्कोरिंग कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर हमारा चेंज हो सकता है। We need to obtain at least 2 independent ratings from a rater for each individual language sample। अगर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहे हैं रेटिंग तो हमें एक इंडिविजुअल लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल उर्दू के अंदर हम करना चाह रहे हैं, उर्दू लैंग्वेज का स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, हमने सेल्फ एस्टीम स्केल यूज़ किया उर्दू में, या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ स्केल यूज़ कर रहे हैं उसका उर्दू वर्जन, उसकी हम इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी लेना चाह रहे हैं, तो एक पर्सन से एक लैंग्वेज में कम से कम 2 दफ़ा आप अप्लाई करें उसे। उर्दू वाला
जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्केल 2 दफ़ा क्लाइंट पे एडमिनिस्टर होगा। फिर उसके बाद आप उसका इंग्लिश वर्जन जो है दोबारा से अगर उसकी आप चाह रहे हैं रिलायबिलिटी असेस करना, तो वो भी अलहदा से 2 दफ़ा आप अप्लाई करेंगे सेम पार्टिसिपेंट के ऊपर। रेटर कंसिस्टेंसी के अंदर दिस इज टिपिकली accomplished by rating the individual samples once and then re-rating them at a larger time in a different random order. रेटर कंसिस्टेंसी में आप क्या करते हैं कि इंडिविजुअल सैंपल को एक दफ़ा लेते हैं और फिर बाद में उसकी री रेटिंग करते हैं किसी ज़्यादा टाइम के डिफरेंस के साथ, यानी कि आपने आज रेटिंग की और उसके बाद आप 1 वीक के बाद 1 मंथ के बाद दोबारा से रेटिंग करें, लेकिन ऑर्डर आपका रैंडम होना चाहिए, आप टाइम फिक्स ना करें। इसमें आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को रैंडमली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। Once the two sets of rating have been obtained, the reliability between them can be estimated in two ways. अगर एक दफ़ा हम रेटिंग जो है ले लेते हैं उनकी, तो रिलायबिलिटी को हम दो डिफरेंट तरीकों से एस्टिमेट कर सकते हैं। वो कौन से हैं? One way is to treat the two sets of rating as scores from the parallel test and compute the appropriate correlation coefficient. Commonly, the Spearman rank order coefficient is used between the two sets of rating. Interpreting this as an estimate of reliability, इसे हम as estimate of reliability के तौर पे भी इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि आप दो डिफरेंट सेट्स के जो है वो स्कोर ले लेते हैं एक दफ़ा पैरेलल टेस्ट के थ्रू। पैरेलल फॉर्म क्या है कि आपने एक ही स्केल जो है एक स्केल अगर लाइफ सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहा है, तो दूसरा भी आपने डिफरेंट ऑथर का ले लिया, दोनों को अप्लाई कर लिया पैरेलल टेस्ट के थ्रू और कंप्यूट कर लिया कोरिलेशन कोएफिशिएंट या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। डिपेंड करता है कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप कोरिलेशन की टाइप यूज़ करते हैं। फिर दोनों सेट्स के दरमियान आपने उसको कंपेयर कर लिया, अगर वो इंटरलिंक कर रहे हैं, इट मीन्स बोथ द मेजर्स आर significantly indicating that they are reliable measures. Another approach to examining the consistency of multiple ratings is to compute a coefficient alpha. दूसरा तरीका ये हो सकता है आप अल्फा को कंप्यूट कर लें, ट्रीटिंग द इंडिपेंडेंट रेटिंग एज डिफरेंट पार्ट, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट रेटिंग का डिफरेंट पार्ट होता है। आप किसी एक पर्सन के रिस्पॉन्सेज जो हैं उसको भी कर सकते हैं, ग्रुप को भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप के फॉर्म में क्रोनबेक अल्फा की एस्टिमेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। देन वेज ऑफ ऑब्टेनिंग स्कोर रिलायबिलिटी, आप किस किस तरह से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। यूज आइटम्स दैट परमिट स्कोरिंग विच इज एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, ऐसी आइटम को लेके आए या ऐसा स्केल आपका होना चाहिए जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग हो, आइटम्स ऑब्जेक्टिव हो, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग का तरीका आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, मेक कंपेरिजन्स बिटवीन कैंडिडेट्स एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, कैंडिडेट्स के दरमियान आप कंपैरिजन करें उतना डायरेक्ट जितना पॉसिबल हो सकता है। प्रोवाइड अ डिटेल्ड स्कोरिंग की, डिटेल में स्कोरिंग की प्रोवाइड करें, अगर कोई रिवर्स आइटम है उनका बताएं, कुछ अगर सारी आइटम एक ही तरीके से स्कोर की जाती हैं तो उसमें भी आपने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है। बाज़ का ऐसा होता है, बाज़ स्केल ऐसे हैं कि जिनमें फर्स्ट फ्यू आइटम्स की स्कोरिंग डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर्मेट में होती है, येस और नो की फॉर्म में होती है, और बाद में जो आइटम्स आ रही होती हैं उनकी रेटिंग स्केल की फॉर्म में होती है। जो भी प्रोसीजर है आपका रेटिंग का वो आप डिफाइन करें, स्कोरिंग की आप एक जो है उसे डिटेल में प्रोवाइड करें। ट्रेन स्कोरर्स, जो स्कोरर्स हैं उनको आप ट्रेन करें जिन्होंने स्कोरिंग करनी है। फिर उसके बाद है एग्री एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट स्कोरर्स एट आउटसेट ऑफ स्कोरिंग, फिर जो एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज होंगे उनको एट द एंड आप स्कोरिंग के लिए जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स बाय नंबर नॉट नेम, हमेशा जब भी आप किसी भी क्लाइंट से टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी के क्लाइंट पर, या आप किसी भी पर्सन से रिसर्च से रेलिवेंट वैसे आप कोई डाटा लेते हैं, किसी भी पर्पस के लिए कोई भी स्टडी कंडक्ट करनी हो, कोई भी रिस्पॉन्सेज लेने हो सिवाय क्लिनिकल पॉपुलेशन के, क्लिनिकल पॉपुलेशन में भी हम डायरेक्टली नेम जो है वो जब स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कोई स्केल अप्लाई कर रहे होते हैं क्लाइंट के ऊपर, तो वहाँ पे हम नहीं लेते हैं, बजाय इसके हम उसका कोई कीवर्ड रख लेते हैं या उनके इनिशियल नेम्स के कोड लगा लेते हैं।
सिर्फ आपने क्लिनिकल के अंदर थेरेपी प्रोवाइड करते हुए क्लाइंट को विद नेम कॉल करना है। असेसमेंट के प्रोसीजर में जहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करते वक़्त आपको ज़रूरत है, वहाँ पे आप नेम कॉल करें। लेकिन जितने भी टेस्टिंग से रेलिवेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट नेम नहीं लिया जाता क्लाइंट का। जब आप क्लाइंट से इस किस्म की रिसर्च से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं या कोई भी आप असेसमेंट से रेलिवेंट लेते हैं, तो वहाँ पे जब क्लाइंट से नाम के बारे में पूछा जाता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि उसे उसके डिफेंसिवनेस की वजह से वो अपने रिस्पॉन्सेज अच्छे तरीके से शो नहीं कर पाता, वो हाइड करना शुरू कर देता है, ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज आपके पास नहीं आते हैं। इसलिए आपने कैंडिडेट्स को विद देयर नंबर्स, आप जब भी अगर स्टडी कंडक्ट करते हैं उसमें एक रूल है, फ़र्ज़ करें आपने 100 पार्टिसिपेंट से अगर डाटा कलेक्ट करना है या 10 पार्टिसिपेंट से करना है, तो जो भी स्केल आपने उनके ऊपर एडमिनिस्टर करना है, उस स्केल के आप प्रिंट लेने के बाद नंबर जो है एक कॉर्नर में आइडेंटिफाई कर दें। ये आपका क्वेश्चनियर नंबर 1 है, 2 है, या आपने फर्स्ट कैंडिडेट को देना है या सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, इस तरह से एक कॉर्नर में हम इसकी नंबरिंग जो है वो लिख लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक तो ये पता चल जाता है कि जितने आपने स्केल की कॉपीज़ ली थी और डिस्ट्रीब्यूट की थी, उन सब की तरफ से आपको रिस्पॉन्सेज़ मिल गए हैं या नहीं। दूसरा, एक आईडी के तौर पे ये काम कर रहा होता है। दूसरा ये होता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, जिसको आप बाद में जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपने कैंडिडेट्स को नंबर के साथ आइडेंटिफाई करना है, नॉट विद देयर नेम्स। लास्ट है हमारे पास एम्प्लॉय मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्कोरिंग। आपने बार बार जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्कोरिंग मेथड्स जो है वो यूज़ करने हैं। फ़र्ज़ करें एक स्केल एडमिनिस्टर किया आपने, उसकी स्कोरिंग जब हम स्केल डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तब हमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो वहाँ पे सिर्फ आप खुद स्कोरिंग करके उस चीज़ को एनालाइज मत करें, आप उसको मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्कोरर की तरफ भेजें, किसी दूसरे एक्सपर्ट की तरफ ले जाएं, उसे उनको रेफर करें कि प्लीज़ चेक इट वेदर दिस इज़ ओके और नॉट, इसके अंदर स्कोरिंग ठीक है या नहीं, या इसके अंदर मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड टेस्ट। A pure speed test is one in which individual difference depend entirely on speed of performance। आपको ये दिया जाए कि आपने इतनी देर के अंदर ये काम खत्म करना है, और यहाँ उसमें हमारे पास एक स्टॉप वॉच हो के जिसमें हम ये देख सकें आपने ये काम कितनी ड्यूरेशन में काम किया है, उस खत्म किया है, उसको हम कहते हैं स्पीड टेस्ट है। आइटम्स आर लो इन डिफिकल्टी लेवल विच आर इन पर्सनस एबिलिटी लेवल। जितने भी स्पीड टेस्ट होते हैं उसके अंदर आइटम्स की डिफिकल्टी लेवल कम रखा जाता है, ताकि पर्सन जो है अपनी उस एबिलिटी को मीट करते हुए उस काम को कम ड्यूरेशन के अंदर, कम टाइम के अंदर ख़त्म कर सके। टाइम इज़ लिमिटेड, आमतौर पर इसमें टाइम बहुत कम दिया जाता है, जैसे 5 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, 10 मिनट्स है। Retest reliability method is used for computing speed test reliability। टेस्ट रीटेस्ट मेथड के अंदर जो हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है मेथड, उसे स्पीड टेस्ट की रिलायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पहली दफ़ा आपने इतना टाइम लगाया इसको फिलअप करने में, इसमें रिस्पॉन्सेज देने में, अब आप कितना लगाते हैं, ये जो है हम टेस्ट रीटेस्ट के अंदर इसको असेस करते हैं स्पीड टेस्ट की रिलायबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पावर टेस्ट। A pure power test, on the other hand, has a time limit long enough to permit everyone to attempt all the items। जो प्योर पावर टेस्ट होता है उसके अंदर टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड होती ही होती है, लेकिन उसमें साथ साथ ये चीज़ भी होती है कि थोड़ा आइटम डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, ताकि कम लोग उस चीज़ को फिल कर सकें, रिस्पॉन्सेज दे सकें। जैसे नेक्स्ट लेवल पे देखें, द डिफ़िकल्टी ऑफ आइटम्स इज स्टीपली ग्रेडेड। मजीद इसको थोड़ा सा हमने ऐसा ऐसा आइटम डिफ़िकल्टी बढ़ा देते हैं उसके अंदर स्केल, जैसे जैसे आप उस स्केल को फिल करते जाते हैं, ऐसा ऐसा आइटम डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। फर्स्ट स्टार्ट की जो आइटम है कुछ वो ईजी होंगी, डिफ़िकल्टी लेवल उस पर कम होगा, ऐसा ऐसा आगे जाएंगे तो आइटम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। टेस्ट इंक्लूड सम आइटम्स टू डिफिकल्ट, कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी फॉर पावर एंड स्पीड टेस्ट। Odd or even or Coder-Richardson techniques are applicable. Split half method is not appropriate for speed test. Test retest method is also not appropriate for power test. However, it may used in speed test। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके थ्रू आप रिलायबिलिटी को असेस कर सकते हैं।
हमने किस तरह से स्प्लिट हाफ मेथड को यूज़ करना है, whether this is split half method is not good for power test and speed test. टेस्ट रीटेस्ट मेथड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, इसे हम एक वीडियो में देखते हैं. लेट्स वॉच द वीडियो. And that is simply test, retest reliability. We're going to use it into our system. This may be a little different from a data set you'll use for the course and for the assignment, but the mechanics are still the same. So once the data set has been pulled into SPSS, what you're going to actually do first is, like we did in the first lesson, is we have to do our descriptive statistics. So we're going to go ahead and do our descriptives for a continuous variable that was assessed at 2 different time points. And in this case, what we're going to do is we're going to use a physical performance measure known as the closed kinetic chain upper extremity stability test. So this test, just to give you a little bit of context, when an individual performs it, they actually begin in a push-up position, but rather than move their body up and down, what they do is move one hand and touch the other and put that first hand back, and then the hand that was touched goes and touches the hand that was just placed back where it started. So it's just moving one hand back and forth, counting how many touches they can get in about 15 seconds. So this was done with a group of individuals with and without shoulder pain, and so we want to see if this test was consistent between the 2 different testing days that we did. So this was performed on day 1, and then 7 to 10 days later done a second time. And the reason why we want to look at this component of psychometrics is because we want to see, is the measurement itself consistent between these 2 time points, even though the people in the study didn't have anything going on between those 2 time points, such as they didn't do any new rehabilitation, they didn't do any working out, they didn't do anything that would affect that number. So in theory, what they did on the first day, they should be able to replicate on the second day. So we're going to bring these variables over just like we did the first time. And what we actually need to do when we go into our options, remember, we have all of these default checkboxes, and we're going to keep those there, but we have to add in the standard error. And the reason why we have to do the standard error is because there's going to be a data sheet I'm going to pull up for you here in just a little bit that's going to help calculate what's known as the pooled standard deviation. But let's just wait for that and those details. So we're going to check all these boxes. We'll hit continue, and we're going to hit OK. And there you can see we have our descriptive statistics for each of the tests taken on each of the time points. So closed kinetic chain upper extremity stability test 1, that's day 1, and number 2 was 7 to 10 days later. And you can see here we have our range, and then we also have our average number of touches. So the first day they were able to make just 21.4, so you can say just about 22 touches, and almost 23 touches on day 2, so pretty close. Well, now how do we determine if these numbers are really replicable from one day to the other? We're going to go back to Analyze. We're going to go to Scale, and now we're going to click Reliability Analysis. So what we're going to do is go down and find those same variables that I just grabbed for descriptives and bring them over here. We're going to click on Statistics, and now we have a number of boxes that we can check. Well, we already did the descriptive statistics separately, so we don't need to do that a second time. So what we're going to do is ignore all this up here at the top, and we're actually going to come down here to the bottom and check intra-class correlation coefficient. Okay, so you see that a lot in the literature when it comes to test, retest reliability. It's a correlation, meaning that it goes from -1 to 1, and so if the number or the result is closer to 1, that means there's a strong relationship between the 2 testing measurements. If it's closer to the negative, that means there's inverse. So as one goes up, the other goes down. And if it's closer to 0, that means there's no relationship at all. So the ICC box has been checked. Under Model, you're going to check two-way random. And then under Type, Absolute Agreement. And we'll hit Continue. And now we're going to hit OK. So now we get a different output. So now we have 3 different boxes. We have our case summary just showing how many actual valid measurements we have, and everybody was valid. This reliability statistics is not going to apply in this case just because
if we were using a survey instrument, then this Cronbach's alpha measurement becomes very important. But since we're not looking at a questionnaire, we're going to ignore that. But instead, what we're going to do is we're going to look down here. So we have two different ICC values. We have a single measures, and then we have an average measures. The single measures simply is telling you that the correlation value, which you can see is pretty close to 1, 0.92 is close to 1. That means as an individual tester, you can consistently perform this maneuver or administer this maneuver and count the same number of touches trial 1 to trial 2. Average measures means that if we have multiple testers or even multiple trials for that matter, then what we can actually do is have this consistency at that where these numbers agree with each other, and that's good. So remember, closer to 1, the better. And so clearly we have a really good number here with these average measures at 0.96 because that's darn close to 1. But we're not done. So now what we need to do is now we need to actually come to this Excel sheet which has been provided to you. And so what we need to do though is we need to go back to our descriptives to start to do some extra calculations. So we'll stop right about there, and you can see this is just fill in the blank. So you have your mean, your standard error, your n, and then the standard deviation will be calculated for you. So let's do that first, and then we'll talk about why it is we're even using the sheet in the first place. So we do 21.39 with a standard error of 0.547, and the n here is 72. And then the standard deviation in this particular case has actually been provided for you of 4.64. So 4.64, like that. Now, Now we'll do the same thing. Okay, we're going to do with the second trial. So closed kinetic chain upper extremity stability test 2. So 22.56. Standard error is 0.564. N is the same. And then there you have your calculation was already made for you in that regard for 4.78, which actually matches up real well with what the SPSS gave us. So why are we even doing this? Well, why we're doing this is because there's extra measurements when it comes to reliability. One of those measurements is known as the standard error of measure, and the other is minimal detectable change. Standard error of measure is exactly what it sounds like. Every instrument, every device, every product that is on the planet, okay, has an error that's built into it. Nothing is perfect. And so the standard error is telling you for this particular intervention or measurement, which in this case is this closed kinetic chain upper extremity stability test, there's an inherent amount of error that's going to happen just because nothing is perfect. It's the same reason why you see on certain products why they are 99.9% effective. Again, nothing is perfect. So that being said, standard error is that equivalent. Minimal detectable change is a statistical calculation we do to determine how much change from one time point to another has to occur for us to tell us, well, real change actually happened. In some cases, it's one touch or 1 point. Sometimes it's a very low number into the decimals. In other cases, it's a very large number. That way we know we can truly say change actually happened. So we have to do the pooled standard deviation because we have two different time points, and it would be unfair to only randomly take one of the standard deviations provided to us at any one of those time points. So we got to take the standard deviation that comes together, combined between the two trials. So this calculation here does that for you. Now, what we also have to do to figure out standard error and minimal detectable change, however, is we need that ICC. So we're going to go back to our list over here from SPSS, and we're going to use that average measure, so that 0.961. So let's put that in here. And now you can see here our standard error and minimal detectable change values have been calculated for us. So just to interpret, there's 0.93 touches. So let's round up and make it easy. So there's a 1 touch error that just naturally is there. So if I say somebody performed 20 touches, well, the error that's built in means that really could be 19 touches or even 21 touches, just because my eyes are what they are. Minimal detectable change means from one time point to another,
that there has to be a 1.3 touch change at minimum to say that change actually happened. So if somebody did 20 touches on day 1 and 22 touches on day 2 or trial 2, well, that's a 2-touch difference. We only needed 1.3. Yes, change actually happened. Well, you actually see here that you have other MDC values, an MDC 90 and an MDC 95. And here's why. The normal calculation for minimal detectable change is nothing more than the square root of 2 times the standard error. Well, that's done at the 68% confidence level. So if you want to be a little more sure and a little more stringent, and you do the minimal detectable change at the 90% confidence level and even the 95, these two calculations here show us that. So at the 68% level, 1.3 touches need to occur for us to say change occurred. But if we want to be 90% confident, then we actually need 2.2 touches, or 95% confident, 2.6. So it's just giving you different layers of how much change needs to occur with certain levels of confidence, and that's all. And so what you will simply do is this similar type of analysis for the assignment, and go ahead and make sure that you submit both the SPSS output as a PDF, but also the calculations performed here from the Excel sheet. Okay, you have seen how we can calculate split half reliability on SPSS. And retest reliability and split half reliability both are the reliability analysis types. Retest reliability discussed in the detail in the previous video. Split half and Cronbach alpha will be the part of the next lecture, inshallah. Here are the references from where this data is taken. If you have any queries and feedback about today's lecture, you may directly contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.